नमस्कार, मैं शरद यादव, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा डाइट-एटा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि हमारे सराउंडिंग में क्या कुछ हो रहा है, हमारा जो परिवेश है जिसमें हम रह रहे हैं, वहाँ का कैसा क्लाइमेट है, वहाँ का कैसा पर्यावरण है और उसका क्या महत्व है हमारे जीवन पर। तो इस विषय में आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। इसका जो कंटेंट्स है, पर्यावरण का परिचय, पर्यावरण की संकल्पना, पर्यावरण प्रदूषण, विकास और पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण, कि हम कैसे पर्यावरण को संरक्षित करें। सर्वप्रथम पर्यावरण का परिचय। पर्यावरण हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जो न केवल मानव अपितु विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं एवं वनस्पति के उद्भव, विकास एवं अस्तित्व का आधार है। सभ्यता के विकास से वर्तमान युग तक मानव ने जो प्रगति की है, उसमें पर्यावरण की महती भूमिका है और यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि मानव सभ्यता एवं संस्कृति का विकास मानव पर्यावरण समानुकूलन एवं सामंजस्य का परिणाम है। यही कारण है कि अनेक प्राचीन सभ्यताएं प्रतिकूल पर्यावरण के कारण गर्त में समा गईं तथा अनेक जीवों तथा पादप समूह की प्रजातियां विलुप्त हो गईं और अनेक पर यह संकट गहराता जा रहा है। पर्यावरण से तात्पर्य है वह वातावरण जिसमें संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड या जीव जगत घिरा हुआ है। दूसरे शब्दों में, संपूर्ण पृथ्वी का जीवन एक आवरण से आवृत है जो इसे परिचालित भी करता है और स्वयं भी प्रभावित होता है। पर्यावरण अंग्रेजी के शब्द एनवायरनमेंट का अनुवाद है, जो दो शब्द अर्थात एनवायरन और मेंट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ आवृत करना है, अर्थात जो चारों ओर से घेरे हुए है वह पर्यावरण है। हम कह सकते हैं हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे सराउंडिंग में, अर्थात हमारे चारों तरफ का जो एक आवरण बना हुआ है जिसमें हम रह रहे हैं, वो कितनी गुणवत्ता वाला है, वहाँ प्रदूषण या स्वच्छता का स्तर कैसा है, जिसका असर हमारे जीवन पर कहीं ना कहीं अनुकूलित या प्रतिकूलित की अवस्था में पड़ता है। अगर हमारे सराउंडिंग में जो एक आवरण बना हुआ है जहाँ हम रह रहे हैं, अगर वो स्वच्छ है, हाइजेनिक है, तो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदूषित जगह की तुलना में वहाँ मानव का स्वास्थ्य ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ का जो जीवन दिनचर्या वो अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि वहाँ का जो आवरण है वो काफ़ी हाइजीनिक है या स्वच्छ है। अतः इसके लिए हमें अपने चारों तरफ का जो एक परिवेश है उसको स्वच्छ रखना चाहिए, जिसका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ सराउंडिंग है, जिसका तात्पर्य है चारों ओर से घिरे हुए। यहाँ प्रश्न होता है कि
किसे घेरे हुए तथा किस चीज़ द्वारा घेरे हुए हैं। संपूर्ण पृथ्वी वायुमंडल से आवृत है। इसी प्रकार धरातलीय जीव स्थल, जल, वायु एवं इनके विभिन्न घटकों के आवृत हैं। संपूर्ण जीव मंडल जैविक एवं अजैविक घटकों द्वारा आवृत है। संपूर्ण जीव मंडल बृहत रूप से स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से संबंधित हैं और यही भौगोलिक पर्यावरण का मूल है। पर्यावरण किसी एक तत्व का नाम नहीं, अपितु अनेक तत्वों का सामूहिक नाम है जो संपूर्ण जीव जगत को नियंत्रित करते हैं तथा एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और जिनका प्रभाव सामूहिक रूप से होता है। इसी कारण कुछ विद्वानों ने इसे मिल्यू से संबोधित किया है, जिसका अर्थ है चारों ओर के वातावरण का समूह। समूह रूप से ही पर्यावरण के अनेक तत्व क्रियाशील होकर क्षेत्र विशेष के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसी कारण कुछ विद्वानों ने पर्यावरण हेतु हैबिटेट शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है आवास। आवास से तात्पर्य है भौतिक एवं रासायनिक परिस्थितियों जैसे स्थान, अधस्तर, जलवायु आदि का एक विशिष्ट समुच्चय जो किसी विशिष्ट प्रजाति के समूह, बृहत अथवा सूक्ष्म की आवास परिस्थितियों का बोध कराता है। प्रत्येक क्षेत्र विशेष की भौतिक प्रकृति में विशेष पादप समूह एवं जीव जंतुओं का विकास होता है जो वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल होता है। यहाँ तक कि मानव के व्यवसाय यथा कृषि, पशुचारण, उद्योग आदि के विकास में भी इसकी महती भूमिका होती है। इसी से संपूर्ण जीव मंडल में विभिन्न दशाओं के अनुसार जीवोम अथवा बायोम का विकास होता है। वर्तमान में पर्यावरण शब्द को सर्वमान्य स्वीकार किया गया है। पर्यावरण को विश्वकोश में परिभाषित करते हुए लिखा गया है, पर्यावरण के अंतर्गत उन सभी दशाओं, संगठन एवं प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी जीव अथवा प्रजाति के उद्भव, विकास एवं मृत्यु को प्रभावित करती है। स्पष्ट है कि पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी तत्व निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इसी के फलस्वरूप क्षेत्र में जीवन विकसित होता है, अन्यथा समाप्त हो जाता है। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में पर्यावरण को इस प्रकार परिभाषित किया है, पर्यावरण उन सभी बाह्य प्रभावों का समूह है जो जीवों को भौतिक एवं जैविक शक्ति से प्रभावित करते रहते हैं तथा प्रत्येक जीव को आवृत किए रहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पर्यावरण अनेक तत्वों का प्रमुखतः प्राकृतिक तत्वों का समूह है जो जीव जगत को न केवल एकांकी रूप में अपितु सामूहिक रूप से प्रभावित करता है। मानव हो या अन्य जीव जंतु सभी पर्यावरण की उपज हैं। उनकी उत्पत्ति, विकास एवं वर्तमान स्वरूप ही नहीं अपितु भावी अस्तित्व भी पर्यावरण की परिस्थिति पर ही निर्भर है। पर्यावरण शब्द को प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों में विविध रूपों में प्रयुक्त किया गया है, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पर्यावरण आदि। इसी प्रकार जैविक एवं अजैविक पर्यावरण तथा भौगोलिक पर्यावरण का भी प्रयोग होता है। इन सभी के विश्लेषण में न जाकर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मौलिक रूप से पर्यावरण का स्वरूप प्राकृतिक है, अर्थात प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव एवं उपयोग से ही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक,
पर्यावरण का जन्म होता है और उसी से ये नियंत्रित एवं परिचालित होते हैं। अतः वर्तमान अध्ययन में प्राकृतिक पर्यावरण को आधार माना गया है, जिसमें अनेक तत्वों के साथ साथ मानव स्वयं भी एक कारक के रूप में कार्य करता है। इसे दूसरे शब्दों में भौगोलिक पर्यावरण भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण की संकल्पना। वास्तव में पर्यावरण कोई एक तत्व नहीं, अपितु अनेक तत्वों का समूह है और यह सभी तत्व अथवा घटक एक प्राकृतिक संतुलन की स्थिति में रहते हुए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं कि जिसमें मानव, जीव जंतु, वनस्पति आदि का विकास क्रम अनवरत चलता रहे। किंतु यदि इन तत्वों में एक भी तत्व में कमी आ जाती है अथवा उसकी प्राकृतिक क्रिया में अवरोध आ जाता है तो उसका बुरा प्रभाव दूसरे तत्वों पर पड़ता है, जिससे एक नई विषम परिस्थिति का जन्म होता है। इस विषमता से जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु एवं मानव पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। पर्यावरण मानव एवं उसके द्वारा विकसित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों से ही एक प्रदेश के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है और जब तक यह संतुलित रहता है प्रगति होती जाती है। किंतु जैसे ही इसमें व्यतिक्रम आता है, न केवल प्रगति, विकास अवरुद्ध हो जाता है, अनेक प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं का जन्म होता है, जो जीव जगत के अस्तित्व के लिए भी संकट का कारण बन जाता है। अनियंत्रित प्रौद्योगिकी और लक्ष्य विहीन विज्ञान का दुष्परिणाम आज विश्व को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अनेक उपलब्धियों पर गर्व है। मनुष्य चांद, तारों और समुद्र की गहराइयों तक पहुंच रहा है। कृषि का विस्तार हो रहा है। उद्योगों से नित नई वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। अणु एवं जीन के रहस्यों का पता लगाया जा चुका है। ऊर्जा का परमाणु स्रोत, कंप्यूटर प्रणाली का विकास, उपग्रह शोध आदि अनेकानेक साधनों से जहां उसने अनेक सुख सुविधाओं का विकास किया है, वहीं पर्यावरण के अनेक पक्षों को हानि पहुंचकर पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित भी कर रहा है। 21वीं सदी के प्रारंभ में आज हम सभी इस तत्व से परिचित हो चुके हैं कि पर्यावरण को नष्ट करने वाले निर्बाध विकास और उस विकास को बढ़ावा देने वाली अनियंत्रित प्रौद्योगिकी से विश्व के न केवल भविष्य अपितु वर्तमान पर भी संकट के बादल छाने लगे हैं। मानव जाति उस अत्यंत जटिल और समन्वित पारिस्थितिकीय श्रृंखला का एक अंग है, जो अपने में वायु, पृथ्वी और जल तथा अत्यधिक समृद्ध और विविध रूपों में वनस्पति एवं अन्य जीव जंतुओं को समेटे हुए है। इस श्रृंखला की किसी महत्वपूर्ण कड़ी को क्षति पहुंचाने वाले मनुष्य के किसी भी कार्य से समूचे पारिस्थितिक तंत्र को खतरा पैदा हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण समूचे विश्व के सामने आज पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या अनेक विकराल रूपों में सामने आ रही है। तत्कालिक लाभों के लालच में मानव ने स्वयं अपने भविष्य को दीर्घकालीन संकट में डाल दिया है। बढ़ती जनसंख्या, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने अनेक आकर्षक प्रगति की चकाचौंध के साथ ही वायु, जल, मृदा को व्यापक रूप से प्रदूषित किया है और ज्यों-ज्यों प्रगति और विकास होता चला जा रहा है,
पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। अर्थात आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनको नष्ट करता जा रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को डाल रहा है मानव, जिसके लिए वो बहुत ही बहुमूल्य और दुर्लभ प्रजाति के जंगलों को और इकोसिस्टम को नष्ट करता चला जा रहा है। इसके कारण हमारे मानव जीवन पर एक बहुत ही गहरा संकट छाता चला जा रहा है। जब हमारा इन प्रदूषणों के कारण जो हम अपने पर्यावरण में आने वाले जो इकोसिस्टम है, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे नदियाँ, जंगल, घास के मैदान, इन सब को मनुष्य नष्ट करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जो समस्या खड़ी कर रहा है, वो मानव जीवन के लिए बहुत ही दुष्परिणाम लाने वाली समस्या है, जिसका असर भविष्य में ही नहीं, अब तो वर्तमान में ही देखने को मिल रहा है। आज हमारे देश में ना समय पर अच्छी बारिश हो पा रही है, ना ही समय पे सर्दी ही हो पा रही है। गर्मियों में गर्मी का स्तर पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो इन सब का कारण है हमारा जो पर्यावरण प्रदूषित होता चला जा रहा है। सबसे बड़ा ये कारण है, और इसका मुख्य कारण मनुष्य का स्वार्थ है। पर्यावरण प्रदूषण का यह प्रकोप स्थानीय एवं क्षेत्रीय न होकर विश्वव्यापी होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति, भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का विरल होना, असमय बाढ़, अकाल, भूकंप का आना एवं विश्व जैव संपदा के विलुप्त होने का संकट आदि अनेक पक्ष पर्यावरण प्रदूषण के व्यापक स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। आज जिस तरीके से हमारी पृथ्वी पर प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कई सारी सभ्यताओं का विनाश होता जा रहा है। अगर ये इस तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में हम आसानी से सांस भी ले पाएंगे। विकास और पर्यावरण। विकास एवं पर्यावरण को एक दूसरे का विरोधी माना जाने लगा है, किंतु यह धारणा भ्रामक है। विकास की आधुनिक अवधारणाओं के माध्यम से ही विश्व की जनसंख्या को प्रश्रय दिया जा सकता है। प्रमुख आवश्यकता यह सुनिश्चित करने की है कि हमारी विकास परियोजनाओं से पर्यावरण संतुलन को क्षति नहीं पहुंचे, क्योंकि इस प्रकार की क्षति से न केवल विकास की गति अवरुद्ध होगी, अब तो स्वयं मानव का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। पर्यावरण एवं विकास की समस्याओं को अलग करके नहीं देखा जा सकता। पर्यावरण एवं विकास की वर्तमान अवधारणा सतत अथवा संदृढ़ विकास है, अर्थात विनाश रहित विकास हो। विकास ऐसा हो जिससे पर्यावरण को हानि न हो। इसके लिए एक नवीन दृष्टिकोण, ठोस नीति एवं विश्व सहयोग की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण। आज यह तत्व विश्व के सभी देश स्वीकार कर चुके हैं कि पर्यावरण एक साझी विरासत है और इसकी रक्षा का दायित्व किसी एक देश अथवा कुछ देशों का नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व समुदाय का है। पर्यावरण एवं प्रदूषण के खतरों के संबंध में अनेक विद्वानों ने विचार व्यक्त किए तथा अनेक देशों में प्रयत्न होते रहे, किंतु इसके संबंध में विश्व का ध्यान सर्वप्रथम जून 1972 में
स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन से आकृष्ट हुआ, जिसमें भारत सहित 58 देशों ने भाग लिया तथा विश्व के 119 देशों ने पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकार किया। इसी सम्मेलन से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यहाँ पारित स्टॉकहोम घोषणा पत्र पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के 26 सिद्धांत वर्णित किए गए हैं। इस सम्मेलन के पश्चात संपूर्ण विश्व में पर्यावरण की चेतना का प्रारंभ हुआ तथा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तरों पर पर्यावरण कार्यक्रमों का न केवल आयोजन होने लगा, अपितु इस दिशा में ठोस प्रयत्न भी किए गए। अनेक देशों में कानून द्वारा पर्यावरण को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो नित नए शोध द्वारा पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं का निदान निकाला जा रहा है और यह आज स्पष्ट हो चुका है कि पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने का युद्ध टुकड़ों में नहीं लड़ा जा सकता। हमें विकास करना है और परिस्थिति की संतुलन को भी बनाए रखना है। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर अर्थात 5 से 15 जून तक ब्राज़ील के नगर रियो डी जेनेरियो में 3 जून से 15 जून तक विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसे रियो सम्मेलन अथवा पृथ्वी सम्मेलन 1992 की संज्ञा दी गई। इस सम्मेलन में एक बार पुनः 165 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों, प्रतिनिधिमंडलों, पर्यावरणविदों, पत्रकारों आदि ने हिस्सा लिया। इसमें न केवल अपने अपने देशों के पर्यावरण प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया गया, अपितु विगत 20 वर्षों में हुए पर्यावरण प्रयत्नों की समीक्षा की गई और विश्व के सम्मुख उपस्थित पर्यावरण चुनौतियों पर, जैसे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ओजोन परत में छेद, संसाधन संरक्षण, विकास बनाम पर्यावरण, जैविक संसाधनों की विविधता एवं संरक्षण आदि पर विचार प्रस्तुत किए गए एवं एजेंडा 21 के अंतर्गत 21वीं सदी में पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देने हेतु निर्देश तैयार किए गए। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विश्व पर्यावरण प्रदूषण एवं पारिस्थितिक असंतुलन के प्रति सचेत है। भारत में इस दिशा में पर्याप्त कार्य सरकारी एवं गैर सरकारी स्तरों पर हो रहे हैं। आवश्यकता है जनमानस को पर्यावरण संबंधी विविध आयामों की जानकारी देने की, उनको सचेत करने की, जिससे कि वे पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गई है, जिसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र की व्याख्या करने के साथ साथ प्रदूषण के विविध प्रकारों, जनसंख्या का पर्यावरण पर प्रभाव, संसाधनों का संरक्षण, विकास एवं पर्यावरण प्रबंधन आदि का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है तथा अंत में भारत की पर्यावरणीय समस्याओं का संक्षेप में विवेचन है। सर्वप्रथम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का अर्थ एवं उसके घटकों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तावना स्वरूप प्रस्तुत है। अतः इस शीर्षक के अंतिम भाग में मैं समस्त जनमानस को एक ये चेतना जगाना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, जिसके लिए हमें ऐसे प्रयास करने होंगे। ये कार्य किसी एक व्यक्ति विशेष या एक समाज या देश का नहीं, अपितु इस महत्वपूर्ण कार्य में पूरी दुनिया के समस्त देशों को अपना संपूर्ण योगदान देना होगा। तभी हम आने वाले समय में अपनी जो पीढ़ियां हैं आएंगी, आने वाले समय में उनको संकट से बचा सकते हैं, अपने पृथ्वी के अस्तित्व को मिटने से बचा सकते हैं। इसके लिए हम सभी को
एक साथ ये संकल्प लेना होगा कि पर्यावरण का संरक्षण करें। हम इतने स्वार्थी ना हों कि अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए अपने पर्यावरण के साथ या पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो हमारी पृथ्वी हो, हमारे जंगल हों, हमारा जैव मंडल हो, किसी को भी हम किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचाएं। हम अपने पर्यावरण पे ऐसी चेतना जगाएं जनमानस में कि हमारा पूरा देश, समाज एनवायरमेंटल रूप से समृद्ध हो जाए। हम चैन की खुली आवेश में सांस ले पाएँ। ऐसा ना हो कि हमें सांसों को भी खरीदना पड़े। और अगर आज हम पर्यावरण को लेकर जागरूक ना हुए तो वो दिन दूर नहीं कि हमें जो कुदरत ने वायु दी है वो भी ना मिले। अतः हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाना होगा। उसके लिए सभी को पूरा योगदान देना होगा। हमें नदियों की, वनों की, जंगली जंतुओं की, वनस्पतियों की, भूमि की, स्वच्छ जल की पूर्ण रूप से सुरक्षा करनी होगी। इनको बचाना होगा, तभी हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा और हरा भरा बना सकते हैं। तभी हमारे पृथ्वी का अस्तित्व सुरक्षित रह पाएगा। अतः मैं सभी से इस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद विदा लेता हूँ। धन्यवाद। किसी को भी अगर कोई सुझाव देना है, कोई अपना प्रश्न रखना है तो वो चैट बॉक्स में अपनी समस्याओं को या अपने सुझाव को रख सकता है। थैंक यू सो मच।